आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से रिलेटेड आज ये दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास में हम ये देख चुके हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है। उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ से आप उसके बारे में जान सकते हैं। उस वीडियो में आप देखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार आपका है माध्य, जिसे हम मध्यमान या इंग्लिश में मीन के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो में हम मीन के कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन क्या होता है इसके बारे में, इसके साथ साथ उसकी उपयोगिता, माध्य की उपयोगिता के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि मध्यमान हम कैसे निकालते हैं, लघु विधि यानी शॉर्ट मेथड्स के द्वारा और लॉन्ग मेथड में, दोनों के द्वारा हम देखेंगे कि मध्यमान को कैसे निकाला जाता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी पेपर हो, अब तक आप प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर को उठा के देखेंगे तो उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से रिलेटेड और उसमें भी खासकर मध्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कंफर्म मिल जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो बताया जा रहा है कि माध्य या मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है, और जिसे आप अंकगणित की भाषा में औसत मान कहते हैं, उसे ही हम सांख्यिकी की भाषा में मध्यमान या माध्य कहते हैं। मतलब अगर कोई साइंस या मैथ का स्टूडेंट होगा, साइंस साइड मैथ से होगा या सिर्फ मैथ का स्टूडेंट होगा, तो उसको पता होगा कि औसत हम कैसे निकालते हैं। तो सांख्यिकी की भाषा में औसत को ही मध्यमान कहा जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है m यानी आपका मध्यमान, m इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। अब यहां पर m क्या है? m है आपका मध्यमान। सिग्मा x क्या है? तो ये जो सिग्मा है इसे हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा योग का निशान होता है, जोड़ का निशान होता है, और x यानी प्राप्तांक। तो जितने प्राप्तांक हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए तो उसे हम सिग्मा x कहेंगे। और n क्या है? तो जो प्राप्तांक है उनकी संख्या, उसे हम n से लिखते हैं। जैसे यहां पर देखें तो मान लीजिए यहां पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे 6 हो गया, 7, 2, 5, 3 और 2। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो संख्याओं की मतलब टोटल जितनी संख्याएं हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं n। n बराबर कितना हो गया? 6।
क्योंकि टोटल संख्याएं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल संख्याएं 6 हो गई। अब x, तो x ये सभी x हैं, प्राप्तांक कितने प्राप्तांक हैं, एक प्राप्तांक ये हो गया, फिर ये दूसरा प्राप्तांक, तीसरा प्राप्तांक, तो हमें सिग्मा x निकालना है, मतलब इन प्राप्तांकों को जोड़ देंगे और जितना आएगा वो आपका सिग्मा x हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम इनको जोड़े हैं तो देखिए 6 प्लस 7 प्लस 2 फिर प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, टोटल कितना आ गया, टोटल आपका आ गया 6 और 7 13, 2 15, 5 20 और 20 के बाद 3 23 और 2 25, यानी टोटल आपके आ गए 25। तो सिग्मा एक्स आपका कितना हो गया 25, और n हम n पहले ही देख चुके हैं कि n है आपका 6, क्योंकि टोटल संख्याओं को देखें तो 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एक्स अपॉन n, मतलब सिग्मा एक्स बटे n। तो सिग्मा एक्स कितना आ गया है आपका, आ गया 25, और 25 बटे कितना हो जाएगा, 25 बटे 6, यानी हम 25 को 6 से भाग देंगे और जितना हमारा भागफल आएगा वो हमारा हो जाएगा मध्यमान। तो देखते हैं कितना आता है, तो ये आपका आ गया 4.16, मतलब 4.16, 4.16 क्या हो गया आपका, हो गया मध्यमान। तो समझ में आ गया मध्यमान। मध्यमान क्या है, मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है जिसे हम अंकगणित की भाषा में औसत मान भी कहते हैं, और इसे निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका सिग्मा एक्स बटे n। इसके साथ साथ कई और भी फॉर्मूले हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्राइमरी फॉर्मूला यही है, सिग्मा एक्स बटे n। इसमें हम प्राप्तांकों की योग को, मतलब जितने प्राप्तांक हैं उनके योग को प्राप्तांकों की कुल संख्या से भाग देते हैं, और जो भागफल आता है वो हमारा मध्यमान होता है। अब मध्यमान करता क्या है, तो मध्यमान ये बताता है कि जो सेंटर में नंबर हैं वो कितने हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये बता रहा है कि किसी समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। कौन, मध्यमान। मध्यमान किसी समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को, मतलब जो नंबर्स हैं वो कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं उनको बताता है। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए तो इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, इनका प्रतिनिधित्व कर रहा है 4.16, ये इसका एवरेज आ गया। इसके बाद अब आइए देखते हैं हम इसकी विशेषताएं। तो माध्य की एक विशेषता यह है कि बारंबारता वितरण की केंद्र की ओर निर्देश करता है। मतलब जैसा कि आपने ऊपर देखा कि जो माध्य होता है वो ये दिखाता है कि ज्यादातर संख्याएं कहाँ पे हैं, तो वो बारंबारता वितरण, जैसा कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो आप पहले ही जान चुके हैं, तो उसका केंद्र कहाँ पर है उसके बारे में निर्देश देता है। इसके साथ साथ इससे ये पता चलता है कि जो वितरण है, प्राप्तांकों का वितरण है, वो नॉर्मल है या नहीं। ये अभी आपको शायद ना समझ में आए, इसके लिए जब आप एनपीसी पढ़ेंगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा अगर जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जो आकार है वहां पर एक घंटी के शेप का एक आकार बनता है, तो वो आकार अगर एकदम परफेक्ट है तो हम कह सकते हैं कि जो वितरण है वो सामान्य है। लेकिन अगर उसका आकार इस तरह से बन जाता है, ऐसे करके या ऐसे करके बन जाता है, तो इसका मतलब है कि वितरण सामान्य नहीं है। समझ में आया। ये चीजें अभी आपको उतनी समझ हो सकता है ना आए, क्योंकि जब आप, मैंने बताया, जब आप एनपीसी पढ़ेंगे
नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ेंगे तब वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए बस इतना समझिए कि माध्य की एक विशेषता यह भी है जिससे यह पता चलता है कि वितरण सामान्य है या नहीं। अगर वितरण सामान्य होगा तो जो माध्य होता है, माध्य कहाँ पर आएगा, माध्य अगर वितरण सामान्य होगा तो माध्य एकदम ठीक बीचों बीच में आएगा, और माध्य के साथ साथ माध्यिका और बहुलांक ये भी एकदम बीचों बीच में होंगे अगर वितरण सामान्य है तो। ठीक, इसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखें तो ये बताया जा रहा है कि वितरण के किसी भी प्राप्तांक में परिवर्तन होने पर माध्य में भी परिवर्तन देखा जाएगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर देखें यहाँ पर जैसे था 6, 4, 8, 9, 7, हम इनका अगर क्या निकालें, माध्य निकालते हैं तो इनका माध्य कितना आएगा, 6, 4, 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 और 7 34, 34 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब कितना आ गया, इनको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका ये आ जाएगा 6.8। तो यानी इसका माध्य इतना है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, इस पॉइंट को देखें कि वितरण की किसी भी प्राप्तांक में परिवर्तन होने पर माध्य में भी परिवर्तन देखा जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो 6 है इसको हम 6 न करके इस 6 को हमने हटा दिया और इस 6 की जगह पर हमने 8 कर दिया, या इस 6 की जगह पे हमने 10 कर दिया, 10 कर दिया। तो अगर हम 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 4 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31 और 7 38, तो 38 आ जाएगा। और 38 को जो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर संख्या दूसरी हो जाएगी। यानी वितरण के किसी भी, ये जो प्राप्तांकों का वितरण है, अगर हम इसमें से किसी एक नंबर को चेंज करेंगे तो माध्य में भी परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद अब आइए हम देखते हैं माध्य की कि कौन कौन सी उपयोगिता है। तो माध्य से किसी समूह या वितरण के औसत मतलब एवरेज का पता चलता है, क्योंकि आपने देखा ही कि एवरेज हम उसी को कहते हैं, मतलब जो आपका एवरेज है वही यहाँ पर माध्य है। तो माध्य के द्वारा हमें एवरेज का पता चलता है और इससे समूह या वितरण के मानदंड का संकेत मिलता है, मतलब कि उसका वितरण किस प्रकार है। इसके साथ साथ माध्य से किसी समूह या वितरण के संतुलन का भी संकेत मिलता है। जैसे अगर कुछ संख्याएं हैं, जैसे अगर कुछ संख्याएं दी गई हैं यहाँ पर, मान लीजिए 6, 5, 4, 9, 3, 7। अब अगर इनका माध्य जो निकल के आता है, माध्य, माध्यिका और बहुलांक, ये तीनों चीजें निकलते हैं हम, और तीनों में अंतर काफी ज्यादा होता है अगर, तो हम कह सकते हैं कि जो वितरण है वो संतुलित नहीं है। लेकिन अगर इनका जो माध्य, माध्यिका और बहुलांक, ये तीनों चीजें आप आगे निकालेंगे कि कैसे हम इनको निकालते हैं, तो अगर वो तीनों चीजें समान हैं, जैसे अगर मान लीजिए तीनों माध्य, माध्यिका और बहुलांक सब 5 निकल के आता है, तो हम कह सकते हैं कि जो वितरण है वो सामान्य है, 5 5 5 सबका निकल के आता है। लेकिन अगर किसी का 5 आ रहा है, माध्य 5 आ गया, मध्यांक निकाला हमने, मीडियन निकाला तो वो 8 आ रहा है, और हम बहुलांक निकालें तो बहुलांक कुछ और आ रहा है, तो तब हम कहेंगे कि उनमें काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी अंतर है, और इसके लिए ये कहा जा सकता है कि जो समूह का वितरण है, समूह में प्राप्तांकों का वितरण वो असंतुलित है, असंतुलित है, वो समान नहीं है। समझ में आ गया। तीसरा जो यूज है इसका वो ये है कि
इसके द्वारा आप दो ग्रुप के बीच में डिफरेंस भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप लड़कों का है, दूसरा ग्रुप लड़कियों का है। अब दोनों ग्रुप में 5-5 बच्चे हैं, मतलब 5 लड़कियां हैं और 5 ही लड़के हैं। अगर दोनों ग्रुप में आपको डिफरेंस देखना है तो आप एक ग्रुप का पहले, जैसे जो बॉयज का ग्रुप है उसका आपने माध्य निकाल लिया, ठीक, 5 बच्चों का माध्य निकाल लिया, और गर्ल्स का जो ग्रुप है उसका भी आपने माध्य निकाल लिया। अब दोनों माध्यों का आपने अंतर देखा। जैसे बॉयज का अंतर, बॉयज मान लीजिए हम देख रहे हैं कि बुद्धि बुद्धि का हम अंतर देखना है हमें, बुद्धि लब्धि का। तो बॉयज की आईक्यू आ रही है मान लीजिए कितना, 95, और गर्ल्स की आईक्यू आ रही है 105। एवरेज, पांचों का जब एवरेज निकाला गया, 5 है, पांचों का हमने माध्य निकाल लिया, माध्य निकालना आप जान ही गए। और इधर पांचों का जब माध्य निकाला गया तो पता चला कि जो बॉयज का एवरेज है आईक्यू का पांचों बच्चों का वो है 95, लेकिन गर्ल्स का जो आईक्यू का एवरेज है, औसत है या माध्य है, वो है 105। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गर्ल्स की आईक्यू ज्यादा है। समझ में आ गया? यहाँ पर हम अंतर करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लास्ट में हम देखें तो जो चीजें आप आगे पढ़ेंगे, अभी आगे आप पढ़ेंगे मानक विचलन जिसे हम एसडी कहते हैं, औसत विचलन जिसे हम एडी कहते हैं, टी टेस्ट या सहसंबंध। इन सभी को निकालने के लिए, इन सभी का कैलकुलेशन करने के लिए आपको माध्य निकालना आवश्यक होगा। तो इन सब की गणना करने के लिए आपका माध्य का पता होना आवश्यक है। तो कह सकते हैं कि माध्य इनको निकालने में सहायक सिद्ध होगा। तो यहाँ पे भी माध्य का उपयोग होता है। तो इस क्लास में हमने देखा कि माध्य क्या है और उसके कौन कौन से उपयोग हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कैलकुलेट करने की विधि को देखेंगे, शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड दोनों ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।